ज्ञानलोक चैनल पर आप सभी बच्चों का, आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 के क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 8 आनुवंशिकता चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपनी क्लास में कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। हम आ जाते हैं पेज नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहला डीएनए क्या होता है, और एक और होता है आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में पहला अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर कैसा होता है, तो इसमें 7 अंतर दिए हुए हैं। ठीक है, 7 अंतर में पहला अंतर, यह मुख्य रूप से गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह बहुत थोड़ी मात्रा में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यह एक कोशिका है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया। तो जो डीएनए होता है इसके अंदर ये गुणसूत्र है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लास्टिड्स हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो डीएनए होता है वो मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर होता है। कुछ मात्रा में ये हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, जबकि आरएनए कहाँ होता है, तो आरएनए ये जो हमारा सेल का ये जो पार्ट है इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। इसी लिक्विड में आरएनए इस तरीके से लंबे लंबे थ्रेड्स के रूप में होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से कहता है दूसरा पॉइंट, इसका जो अणु होता है वो द्विश्रृंखला युक्त होता है। द्विश्रृंखला युक्त का मतलब क्या हो गया कि जो केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा जो है वो इस तरीके से ये डबल हेलिकल होता है। जबकि आरएनए क्या होता है, आरएनए बस केवल इस तरीके से सिंगल सिंगल थ्रेड के रूप में होता है। यानी कि डीएनए क्या होता है, द्विश्रृंखलात्मक होता है, और आरएनए क्या होता है, एक श्रृंखला होता है। फिर उसके बाद से तीसरा पॉइंट कहता है इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, इससे आपको मतलब नहीं है नाइट्रोजन बेस क्या चीज होता है, बस नाइट्रोजन बेस होते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कौन कौन से हैं डीएनए में, तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। ठीक है, और आरएनए में क्या होता है, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन इस थाइमिन की जगह पर क्या होगा, यूरेसिल होगा। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डीएनए में हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन कौन सा है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए में भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन डीएनए में थाइमिन है, और आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या लगा है, यूरेसिल लगा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद से चौथा पॉइंट, डीएनए में जो हमारा शुगर होता है उसका नाम है डी ऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट कोई जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, छठा पॉइंट कहता है कि इसका संश्लेषण डीएनए पॉलीमरेज है। इसका संश्लेषण कार्य का मतलब क्या है, इसको बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज है, और आरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज कहलाएगा। सातवां पॉइंट क्या होता है कि जो डीएनए होता है यह सभी प्रकार के आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं, और आरएनए क्या होता है, आरएनए केवल डीएनए से जो मैसेज प्राप्त करता है उस मैसेज को कोशिका द्रव्य के अंदर, केंद्रक के अंदर से कोशिका द्रव्य के अंदर लेकर के आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह प्रोटीन संश्लेषण का काम कैसे करता है, तो डीएनए अपने जैसा, डीएनए में डबल थ्रेड होते हैं, आरएनए में सिंगल थ्रेड होते हैं। तो डीएनए अपने जैसा सिंगल थ्रेड वाला आरएनए बनाता है, और यह आरएनए
न्यूक्लियस के अंदर से निकल करके कोशिका द्रव्य में आ जाता है और कोशिका द्रव्य के अंदर आकर के राइबोसोम्स के सहायता से प्रोटीन का निर्माण करता है। अब इसी पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 83 पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, इसका खोज कब और किसने किया था। तो आनुवंशिकता क्या चीज होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरे पीढ़ी में जाने वाले विधि का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण सभी जीवों में होते हैं जो उन्हें अपने जनक से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जनक से प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया, माता पिता से प्राप्त होते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे माता पिता जिस प्रकार के होंगे, रूप रंग बोली आवाज ब्रेन, वैसा ही उनके बच्चे भी होंगे। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जीव से दूसरे जीवों में जाना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। जैसे कि गाय का बच्चा हमेशा गाय ही होगा, इंसान का बच्चा हमेशा इंसान ही होगा, इंसान का बच्चा गाय नहीं बन सकता है। ठीक है, तो विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियों का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, इसकी खोज सबसे पहले किया था ग्रेगर जान मेंडल ने। ठीक है, 1866 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मानव आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, इसके जनक कौन थे और इसके क्या लाभ हैं। तो मानव आनुवंशिकी का मतलब क्या हो गया कि इसमें मनुष्य के आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य के आनुवंशिकता के बारे में पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि हम यह पढ़ते हैं कि यदि कोई माता और पिता बुद्धिमान है तो उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या होता है कि हम अगर अपनी पीढ़ियों को सुधारना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, कौन कौन से विधियों का उपयोग करना चाहिए, उसी को मानव आनुवंशिकी कहा जाता है। तो मानव आनुवंशिकी में मनुष्य के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों या गुणों का अध्ययन करते हैं। और मानव आनुवंशिकी के जनक कौन थे, गाल्टन थे। आनुवंशिकता के जनक कौन थे, ग्रेगर जान मेंडल, और मानव आनुवंशिकता के जनक कौन थे, गाल्टन थे। मानव आनुवंशिकी के लाभ, यानी कि मनुष्य के आनुवंशिकता का अध्ययन हम करते हैं तो उसका क्या लाभ है। तो मनुष्य के आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं तब हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक विधि। नकारात्मक विधि का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंसान जिनका ब्रेन, जिनका बुद्धि सही ना हो, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी ना हो, उनके ऊपर संतान उत्पन्न करने का निषेध कर देते हैं। मतलब कि वो या तो शादी न करें या तो शादी करे तो संतान पैदा न करे। और सकारात्मक का मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा संतान पैदा करने के लिए। तो इसमें जो है दो शब्द हैं, एक यूजेनिक्स यानी कि सुजननकी और एक है पीछे अगर हम देखेंगे तो यूथेनिक्स। ठीक है, तो यूजेनिक्स का मतलब क्या हो गया कि हम अच्छे लक्षणों वाले व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें और बुरे लक्षण वाले व्यक्तियों को संतान उत्पन्न करने के लिए हतोत्साहित करें। तो इस प्रकार से अगली पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे लक्षणों वाले इंसान आते जाएंगे, मनुष्य अच्छे लक्षणों वाले पैदा होते जाएंगे। और यूथेनिक्स का मतलब क्या होता है कि हम उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, बस हमको करना क्या है, जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम अच्छा वातावरण, अच्छा भोजन, अच्छा चिकित्सा, अच्छा खेलने का माहौल देंगे ताकि वो उसी जीन के साथ में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूथेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब क्या हो गया, रोकना और प्रोत्साहित करना, और यूथेनिक्स का मतलब क्या हो गया कि बढ़िया से व्यवस्था करना। और इसके बाद एक और आता है जीन सर्जरी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जीन सर्जरी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया कि हम कोशिकाओं के अंदर ही जो बुरे लक्षण पैदा करने वाले जीन्स हैं उनको हटा करके उनकी जगह पर अच्छे लक्षण वाले जीन्स को लगा देना, इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग।
जैसे कि गेहूं का फसल होता है, तो गेहूं के फसल में हम ऐसे जीन्स को हटा दें जो गेहूं के फसल की मात्रा को कम कर देते हो, और ऐसे जीन्स को जोड़ दें जो गेहूं के फसल की मात्रा को बढ़ा देते हो। ठीक है, अब हम अगली कक्षाओं में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे।